हेलो एवरीवन, बायोकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी का लेक्चर 2, जिसमें हम टॉपिक कवर अप करेंगे मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंटल पैटर्निंग। राइट, इससे पहले लेक्चर 1 हम कवर अप कर चुके थे। अगर आपने वो नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी जो आइकन्स हैं वो आते रहते हैं, तो वहाँ से भी आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ और भी सीरीज जो हैं वो इस बायोकेशन एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे चल रही हैं, जैसे कि मोल बायो हो गया, इकोलॉजी हो गया, सेल बायोलॉजी हो गया, है ना। तो उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उनको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम अपनी लाइफ के बारे में बात करें या फिर सेल की लाइफ के बारे में बात करें, हर किसी की लाइफ में डिसीजन लेने का टाइम आता है ना। और डिसीजन लेना इज इक्वल टू व्हाट? कमिटमेंट, कि हमने कमिटमेंट कर दी। जैसे आप बड़े हुए, आपने स्कूलिंग की, आपने एक स्पेसिफिकेशन की होगी फिर कि मुझे नीट करना है तो मुझे डॉक्टर बनना है ना। मुझे नॉन मेडिकल करना है तो मुझे इंजीनियर बनना है, राइट। मुझे आगे बीएससी करनी है, एमएससी करनी है, मुझे साइंटिस्ट बनना है। तो आपने एक स्पेसिफिकेशन चूज की। स्पेसिफिकेशन करने के बाद जब आपने ये इस चीज के बारे में ढूंढा, लाइन अपनी ढूंढी, उसके बाद आपने डिटर्मिनेशन की होगी कि इस लाइन को परस्यू करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं साइंटिस्ट बन जाऊंगा, है ना, या फिर मुझे रिसर्चर बनना है, या फिर मुझे इस लाइन में जॉब करनी है। आपने डिटर्मिनेशन की। डिटर्मिनेशन करने के बाद आपने क्या किया, उस लाइन पे जो पाथ था उसको फॉलो करना शुरू किया। आपने मास्टर्स की, फिर आपने इंटर्नशिप की, ट्रेनिंग्स की, फिर जाके आपको जॉब मिली, है ना। तो वो डिफरेंशिएशन का कहीं ना कहीं एक प्रोसेस होता है। तो हर किसी की लाइफ में ये 3 स्टेजेस जो है वो जरूर आती हैं। वैसे ही सेल की लाइफ में भी ये स्टेजेस आती हैं। ठीक है, सेल भी स्पेसिफिकेशन करता है, डिटर्मिनेशन करता है, डिफरेंशिएशन करता है। कैसे, उसको समझते हैं। द जनरेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल टाइप इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। कि कोई भी सेल है ना, वो खुद को एक स्पेशलाइज्ड सेल में जनरेट कर ले रहा है, बदल ले रहा है, उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेल जो है वो सीज हो जाता है कि उसको डिवाइड करना है, उसको डेवलप करना है एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चरल एलिमेंट में, या फिर अलग अलग जो फंक्शनल प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम सेल के यूनिक ट्रेट्स बोलते हैं, उनको अपने अंदर डेवलप करना है ताकि वो एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल बन सके। ठीक है, चाहे वो लीवर सेल बने, चाहे वो आई का सेल बने, कहीं का भी सेल बने, उसको अपने अंदर यूनिक ट्रेट्स डेवलप करने पड़ते हैं, तब जाके वो स्पेशलाइज्ड सेल बनता है। राइट, तो ऐसा एक प्रोसेस होता है जिसमें सेल खुद को डेवलप करता है, खुद के अंदर बहुत सारे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को लाता है, अपनी फंक्शनल प्रॉपर्टीज यानी कि यूनिक ट्रेट्स को अपने अंदर डेवलप करता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। राइट, अब इसमें एक और चीज आ जाती है जिसका नाम है कमिटमेंट। जैसे आप कमिटमेंट दे देते हैं, वैसे ही सेल भी कमिटमेंट देता है। ये क्या बोल रहा है? एन एम्ब्रियोनिक सेल माइट नॉट लुक डिफरेंट फ्रॉम आइदर इट्स नियरेस्ट और इट्स मोस्ट डिस्टेंट नेबर, बट इवन इफ a committed cell shows no visible sign of differentiation, its developmental fate has become restricted. कमिटमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आप बचपन में किसी चीज से इंस्पायर हो गए, है ना, आपने कोई मूवी देखी और आपने उसी टाइम पे ठान लिया कि मैं क्या बनूंगा, मैं बॉलीवुड स्टार बनूंगा। कमिटमेंट दे दिया आपने। अब आपके घर वाले, दोस्त, चाहे जितना मर्जी कुछ बोलते रहे आपके आसपास वाले, आप क्या बने? आप बॉलीवुड स्टार ही बने। दैट इज कमिटमेंट। ठीक है, सेल की लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि सेल जो है, क्योंकि वो पड़ा तो एक एम्ब्रियोनिक सेल में ही होगा ना, एम्ब्रियोनिक सेल ही डिवाइड कर करके अलग अलग सेल्स बनाता है, तो इसके आसपास चाहे जितने मर्जी, जैसा मर्जी सेल पड़ा हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने कोई डिफरेंशिएशन के साइन जो हैं वो नहीं दिखाए। दैट मीन्स कि इसको जो डेवलपमेंटल फेट थी, इसको शुरुआत से ही पता था कि क्या बनना है, रिस्ट्रिक्टेड है इसकी डेवलपमेंटल फेट, ये खुद को चेंज नहीं कर सकता अपने आसपास वाले सेल्स के जैसा बनने के लिए। ये खुद को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो दैट मीन्स कि इसकी डेवलपमेंटल फेट जो है वो कैसी है? रिस्ट्रिक्टेड है।
जो उसको मम्मी ने समझाया ये बस वही करेगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कमिटमेंट। क्लियर हो गई बात। अब देखिए कमिटमेंट लेने से पहले भी दो स्टेजेस से सेल गुजरता है। कौन कौन सी? एक होती है स्पेसिफिकेशन, फिर उसके बाद स्पेसिफिकेशन करने के बाद डिटर्मिनेशन करता है सेल। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि स्पेसिफिकेशन कैसे होती है और डिटर्मिनेशन कैसे होती है। ठीक है, हमने क्या बोला कि कोई भी सेल है ना, उसको अगर पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल बनना है तो क्या करना पड़ेगा? कमिटमेंट करनी पड़ेगी। और कमिटमेंट करने के लिए दो स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। पहली स्टेज होगी स्पेसिफिकेशन की और दूसरी स्टेज होगी डिटर्मिनेशन की। अब स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, कोई सेल है, जैसे मान लो आप हो ना, आप मेडिकल लाइन को चूज करके आए, है ना। अब मेडिकल लाइन में भी तो बहुत सारी आगे लाइंस थी ना, लेकिन फिर भी आपने क्या चूज किया कि मैं बीएससी कर लेती हूँ या मैं एमएससी कर लेती हूँ, है ना, या मैं पीएचडी कर लेती हूँ। आपने स्पेसिफिकेशन चूज की। तो होता क्या है, स्पेसिफिकेशन एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें आप अभी तक अपना डिसीजन चेंज कर सकते हो। आपने मेडिकल ले लिया ये सोच के कि मैं नीट करूंगी, लेकिन नीट हुआ नहीं, आप नहीं करना चाहते थे, जो भी रीजन रहा होगा। ठीक है, तो मेडिकल आपने क्या सोचा था कि मैं नीट करूंगी, है ना, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने आप नीट नहीं कर पाए। अब आपने क्या किया, अपनी लाइन को चेंज कर लिया। आपने सोचा मैं बीएससी एमएससी करके पीएचडी करके तो डॉक्टर बन जाऊंगी। ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें जो कमिटमेंट होती है ना वो अभी तक लेबाइल होती है। मतलब जो कमिटमेंट आपने की थी कि मुझे डॉक्टर बनना है ना, वो अभी तक अल्टर हो सकती है। क्लियर है बात। सेल के साथ भी ऐसे ही होता है। सेल अभी क्या है, मान लो कि ये सेल जो है इसको कमिटमेंट मिली थी कि मेरे को लीवर सेल बनना है, लेकिन बॉडी को जरूरत पड़ गई और इसको क्या बनना पड़ेगा, गट सेल बनना पड़ेगा। तो इसने तो कमिटमेंट दी थी ना कि ये तो लिवर सेल बनेगा, लेकिन ये अभी स्पेसिफिकेशन की स्टेज पे था, अभी तक स्पेसिफिकेशन नहीं मिली थी इसको, है ना। जब तक किसी को एक स्पेसिफिकेशन नहीं मिलती तब तक वो लीवर सेल, गट सेल, कोई भी सेल नहीं बनता है। ठीक है, अब क्या हुआ, इसको बनना लीवर सेल था, लेकिन बॉडी ने क्या किया, इसकी स्पेसिफिकेशन को अल्टर कर दिया, जिसकी वजह से अब जरूरत है गट सेल बनने की, तो ये क्या बनेगा, गट सेल बनेगा। यानी कि कमिटमेंट की जो पहली स्टेज होती है स्पेसिफिकेशन, उसको अल्टर किया जा सकता है। बॉडी को अगर जरूरत पड़े तो वो सेल्स को अल्टर कर सकती है, उनकी फेट बदल सकती है, उनकी किस्मत बदल सकती है। लेकिन जब सेल स्पेसिफिकेशन क्रॉस करने के बाद डिटर्मिनेशन वाली स्टेज पे पहुंचता है, अब कुछ नहीं हो सकता। एक बार सेल की स्पेसिफिकेशन होगी कि ये लीवर सेल ही बनेगा या गट सेल ही बनेगा, अब चाहे इसके आसपास में ढोल नगाड़े बजते रहे, कुछ भी हो जाए, ये किसी की नहीं सुनेगा, ये वही बनेगा जिसकी इसने स्पेसिफिकेशन की है। क्लियर है बात। स्पेसिफिकेशन एक ऐसी स्टेज है कमिटमेंट की जो अल्टर की जा सकती है, लेकिन डिटर्मिनेशन अल्टर नहीं की जा सकती। क्लियर है बात। चलो इसको इससे समझते हैं। क्या किया इन्होंने, ये है मास ऑफ सेल। ठीक है, अब क्या किया, इसमें जो पिंक वाले सेल हैं ये हैं स्पेसिफाइड टू बी मसल्स, कि ये मसल्स बनेंगे तो मसल बन रहे हैं। और जो येलो वाले सेल हैं दे आर स्पेसिफाइड टू बी न्यूरॉन्स, तो ये न्यूरॉन्स बन रहे हैं। अब क्या हुआ कि यहां से इन्होंने क्या किया, बहुत सारे इसके आसपास न्यूरॉन सेल्स डाल दिए और मसल सेल को बीच में डाल दिया। ठीक है, अब इस मसल सेल को जब कमिटमेंट करनी होगी तो पहली कौन सी स्टेज आएगी, स्पेसिफिकेशन स्टेज। अब ये देखेगा कि भाई सारे जो है वो न्यूरॉन सेल बन रहे हैं, है ना, तो अगर मैं बीच में क्या बन जाऊंगा, मसल सेल बन जाऊंगा, तो सारी की सारी जो फंक्शनिंग है वो तो खराब हो जाएगी। इसलिए इसके साथ वाले जो सेल हैं वो इसको सिग्नल करते हैं एक तरह से। ठीक है, बहुत सारी सिग्नलिंग होती है, जक्स्टाक्राइन, है ना, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो ये क्या करते हैं, किसी ना किसी माध्यम से इसको सिग्नल भेजते हैं कि भाई तेरे को बीच में क्या नहीं बनना है, मसल सेल नहीं बनना है, तेरे को क्या बनना है, हमारे जैसा न्यूरॉन सेल बनना है। ठीक है, ये सेम वैसा ही है कि आप जैसे लोगों को खुद से सराउंड कर लेते हैं ना, आप भी वैसे ही बन जाते हैं। ठीक है, तो सेल्स के साथ भी ऐसा ही होता है कि आप जैसे सेल्स के साथ खुद को सराउंड करोगे ना, आप भी वैसे ही बन जाओगे। तो स्पेसिफिकेशन लेवाइल होती है, इसीलिए यहां पे ये जो सेल पहले मसल बनने वाला था, अब ये क्या बनेगा, न्यूरॉन बनेगा। तो स्पेसिफिकेशन लेबाइल होती है, उसको अल्टर किया जा सकता है, इसीलिए अब जो स्पेसिफाइड सेल था वो चेंज हो गया और क्या बना, न्यूरॉन बना।
लेकिन एक बार स्पेसिफिकेशन हो गई, अब स्पेसिफिकेशन कैसी है, इरिवर्सिबल है। यानी कि एक बार इस सेल ने ठान लिया कि ये क्या बनेगा, मसल सेल ही बनेगा, स्पेसिफिकेशन हो चुकी है। और अब आप चाह रहे हो डिटर्मिनेशन वाली स्टेज में आपने उठा करके इसको डाल दिया न्यूरॉन सेल्स के आसपास, तो बाकी तो न्यूरॉन सेल बन जाएंगे, ये कौन सा बनेगा, मसल सेल ही बनेगा। तो स्पेसिफाइड मसल सेल इज डिटर्मिन्ड। एक बार जिस सेल ने स्पेसिफिकेशन कर लिया वो डिटर्मिन हो गया है, तो वो मसल सेल ही बनेगा, चाहे उसके आसपास में जैसे मर्जी सेल्स। क्लियर हो गई बात, दोनों स्टेजेस में फर्क आपको समझ में आ गया। कमिटमेंट करने से पहले सेल दो स्टेजेस से गुजरता है, स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन। स्पेसिफिकेशन को आप अल्टर कर सकते हो, डिटर्मिन हो गया एक बार सेल, है ना, स्पेसिफिकेशन हो गई एक बार सेल की, अब उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, खुद भगवान भी आके उसको चेंज नहीं कर सकते। क्लियर होगी बात। अभी क्या बोल रहा है, इफ अ सेल और टिश्यू इज एबल टू डिफरेंशिएट अकॉर्डिंग टू इट्स स्पेसिफाइड फेट even under these circumstances it is assumed that commitment is irreversible। कि कोई सेल टाइप है या टिश्यू है, वो अपने आसपास की चीजों, अपने आसपास की जैसे मर्जी सर्कमस्टांसेस है, लेकिन उसकी फेट कैसी है, स्पेसिफाइड है ना, कि वो मसल सेल ही बनेगा या लीवर सेल ही बनेगा। उसके अपने आसपास के सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग भी वो खुद को उसी फेट में ढाल रहा है, तो हम ये समझ सकते हैं कि कमिटमेंट हो चुकी है। अब ये इरिवर्सिबल है, कमिटमेंट कभी भी चेंज नहीं हो सकती। एक बार सेल ने कमिटमेंट कर दी, फिर वो अपने बाप की भी नहीं सुनेगा। क्लियर हो गई बात। चलो अब देखो, स्पेसिफिकेशंस अलग अलग टाइप की होती हैं। देखो नॉर्मली आपको दो टाइप की स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगी, ऑटोनोमस और कंडीशनल, लेकिन एक तीसरे टाइप की भी स्पेसिफिकेशन होती है जिसकी बात हम यहां पे करेंगे। पहली हम जान लेते हैं ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन क्या होती है। देखो ये एक स्नेल के एग का एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है। क्या किया इन्होंने, नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ पटेला, ठीक है, एक स्पीशीज है स्नेल की, उसका एग लिया इन्होंने और क्या किया, प्रीजम्पटिव ट्रोफोब्लास्ट सेल्स को उठाया और आइसोलेशन में ग्रो करवाया है इनको, ठीक है। तो पहली जो आप ये वाली इमेज देख रहे हैं, ये वाली, ये क्या है, 16 सेल स्टेज की है, ठीक है। सीन फ्रॉम द साइड प्रीजम्पटिव ट्रोकोब्लास्ट सेल्स आर पिंक, ठीक है। तो जो प्रीजम्पटिव ट्रोकोब्लास्ट सेल्स हैं वो कैसे कलर में आपको दिखाए हैं, पिंक कलर में आपको दिखाए हैं। अब इनकी खासियत क्या है, ये वाले जो सेल्स होते हैं ना, इन पे सीलिया ग्रो कर जाता है, राइट। अब क्या हुआ, दूसरा जो आपको दिखाया है ये है 48 सेल स्टेज, क्योंकि आपको पता है ना कि ब्लास्टोमेर्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो अभी 48 सेल स्टेज की है। अब क्या हुआ, सिलिएटेड लार्वल स्टेज सीन फ्रॉम द एनिमल पोल। अब जैसे ही 48 सेल के बाद और डिवीजन चालू हुई, अब ये जो प्रीजम्पटिव ट्रोकोब्लास्ट सेल थे इनके ऊपर क्या ग्रो होना शुरू हो गया, सीलिया ग्रो होना शुरू हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, नॉर्मल डेवलपमेंट तो ऐसी होनी थी जब और भी सेल्स इसके साथ है, पूरा का पूरा सेल मास है ना। लेकिन अगर इस प्रीजम्पटिव ट्रोकोब्लास्ट सेल को अकेला निकाल दिया जाए, ठीक है, इसके आसपास कोई सेल नहीं है, क्या अब भी इसकी फेट वही रहेगी, क्या अब भी ये अपने ऊपर वैसे ही सेम टाइम पे और सेम तरीके से सीलिया ग्रो करेगा। तो इन्होंने क्या किया, इस प्रीजम्पटिव ट्रोकोब्लास्ट सेल को निकाला अलग से और ग्रो करवाना शुरू कर दिया। डिफरेंशिएशन ऑफ पटेला ट्रोकोब्लास्ट सेल आइसोलेटेड फ्रॉम द 16 सेल स्टेज एंड कल्चर्ड इन विवो। तो 16 सेल स्टेज से प्रीजम्पटिव ट्रोकोब्लास्ट सेल को उठाया और इन विवो उन्हीं कंडीशंस में ग्रो करवाया। तो क्या हुआ, सेम टाइम पे even in isolated culture the cell divide and became ciliated at the correct times indicated of autonomous specification। तो सेम उसी टाइम पे सेम उसी तरीके से सेल ने अपना काम जो है वो परफॉर्म किया और एट लास्ट सीलिया उसके ऊपर ग्रो कर गया। ऐसी टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन उसको हम कहते हैं ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। कहने का मतलब ये है, यहां पे ये जो प्रीजम्पटिव ट्रोकोब्लास्ट सेल था ना, इसको अपने आसपास के सेल से कोई लेना देना नहीं था। ये चुपचाप जिस काम के लिए इसको भेजा गया है ये वही परफॉर्म करेगा, चाहे इससे अकेले परफॉर्म करवा लो, चाहे इसके आसपास पे और कोई सेल जो है वो रखवा दो, ये काम वही करेगा जिसके लिए ये डिजाइंड है। ऐसी स्पेसिफिकेशन जिसमें आप सेल की फेट को चेंज नहीं कर सकते, चाहे उसके आसपास कोई भी तरीके के सेल हों, उनको, उस स्पेसिफिकेशन को आप कहते हो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन।
राइट। दूसरे टाइप की स्पेसिफिकेशन होती है जिसको हम कहते हैं कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। इसको समझते हैं। देखो यहां पे दो तरह के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए। क्या हुआ, ब्लास्टूला लिया, ब्लास्टूला में क्या था, बहुत सारे सेल्स होंगे, तो वो वाले सेल जो नॉर्मल बैक बनाने वाले थे, बैक सेल्स है ना, जो पीठ वाले सेल्स होंगे, उसका डॉर्सल साइड बनाएंगे। नॉर्मली क्या किया, सेल्स फ्रॉम बैक टिश्यू, कोई भी ट्रांसप्लांटेशन इस वाले ब्लास्टूला में नहीं हुई थी, तो नॉर्मल डेवलपमेंट हुई है ऑर्गेनिज्म में, बैक सेल्स ने क्या बनाई है, बैक ही बनाई है, ठीक है। लेकिन दूसरे वाले ब्लास्टूला में क्या किया, पहले वाले ब्लास्टूला के जो बैक सेल्स थे वो उठा करके बैली वाले रीजन में, जो बैली बनाने वाले थे इसका, है ना, वेंट्रल साइड बनाने वाले थे, वहां पे ट्रांसप्लांट कर दिए। तो क्या अब ये सेल बैली बनाएंगे या फिर ये बैक बनाएंगे, क्योंकि ये तो बैक बनाने वाले थे ना सेल्स, ठीक है। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में ये सेल जो है वो अपने आसपास के सेल्स की फेट के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे आसपास के सेल जो बनाने वाले होते हैं ना, वो इनको किसी ना किसी तरह से क्या कर देते हैं, सिग्नल दे देते हैं, तो ये अपनी फेट जो है वो चेंज कर लेते हैं और नॉर्मल कैसा बना रहे हैं, बैली टिश्यूज बना रहे हैं यहाँ पे, बल्कि ये थे किसके, बैक बनाने वाले सेल थे। यानी कि कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में कोई जो सेल है वो अपनी फेट चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर नेबरिंग सेल्स। ऐसी जो स्पेसिफिकेशन होती है उसको हम कहते हैं कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। क्लियर हो गई बात। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में देखो इन्होंने क्या किया, निडल ली, ग्लास निडल ली और यहां से सेल्स ही रिमूव कर दिए, ठीक है, कोई ट्रांसप्लांटेशन नहीं किया, सेल्स ही रिमूव कर दिए, लेकिन उसके बावजूद नॉर्मल डेवलपमेंट हो रही है, कोई भी हिस्सा जो है वो ऑर्गेनिज्म का गायब नहीं है, ठीक है। तो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, अगर कहीं से कोई सेल्स रिमूव भी हो जाते हैं ना, तो ये उनको कंपनसेट कर देते हैं। तो कंपनसेशन भी जो है वो किस तरह की स्पेसिफिकेशन है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। अब देखो यहां पे आपको ये स्पेसिफिकेशन क्यों समझाई जा रही है, क्योंकि उसके ऊपर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। आपको कोई एक्सपेरिमेंट डिजाइन करके दे देगा, है ना, कोई स्टेटमेंट्स आपको दे देंगे कि ऐसा ऐसा जो है वो देखा गया, बताओ ये कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है या ऑटोनोमस है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा फिर, राइट। अभी क्या बोल रहा है, व्हाट अ सेल बिकम डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन, कि सेल क्या बनेगा उसकी पोजीशन पे डिपेंड है। अब यहां पे था ब्लास्टूला में डॉर्सल वाली साइड पे, तो क्या बना रहा था, बैक सेल्स बना रहा था, लेकिन जैसे ही वेंट्रल वाली साइड पे गया, इसकी पोजीशन चेंज की, अब इसकी फेट भी चेंज हो गई। तो एम्ब्रियो के अंदर सेल्स की पोजीशन कहां है, उसके बेसिस के ऊपर उसकी फेट डिसाइड होती है। ऐसी स्पेसिफिकेशन को आप क्या कहते हैं, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन कहते हैं। इट्स फेट इज डिटरमाइंड बाय इंटरेक्शन विद नेबरिंग सेल्स। जब नेबरिंग सेल से कोई फर्क ना पड़े तो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, जब नेबरिंग सेल्स के साथ इंटरेक्ट करके फेट चेंज हो जा रही है तब कैसी कंडीशन, स्पेसिफिकेशन, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। इफ सेल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द एम्ब्रियो द रिमेनिंग सेल्स कैन कंपनसेट फॉर द मिसिंग पार्ट। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट में यही हुआ ना कि सेल्स को रिमूव कर दिया था एम्ब्रियो से, लेकिन जो बाकी बचे सेल्स थे उन्होंने क्या किया, डिवाइड करके इस पार्ट को पूरा का पूरा कंपनसेट कर दिया। तो कंपनसेशन की भावना जब आपको सेल्स में देखने को मिले तो समझ जाओ कैसी स्पेसिफिकेशन है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। आई होप आपको दोनों में फर्क क्लियर हो गया होगा। अब एक साइंटिस्ट थे ड्राइज, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था कंडीशनल स्पेसिफिकेशन को कि सच में ऐसा होता है, और उन्होंने 3 कंक्लूजन्स ड्रॉ करके दिए इस पूरे एक्सपेरिमेंट से। क्या किया उन्होंने, एक नॉर्मल एग लिया, फर्टिलाइज्ड एग था ये, ठीक है, और इन्होंने देखा कि नॉर्मली अगर मैं इसको ग्रो करवा रहा हूं तो क्या बन रहा है, नॉर्मल प्लूटस लार्वा बन रहा है, ठीक है, और वो किस तरह का था, इस तरह का लार्वा बन रहा था। अब इन्होंने क्या किया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में इसके ऊपर से जो ये आप फर्टिलाइजेशन एनवेलप देख रहे हैं, ये जो एक लेयर टाइप आपको दिखाई दे रही है, स्लाइमी सी लेयर है ना, इसको रिमूव कर दिया और जो चारों के चारों सेल्स थे उनको सेपरेटली ग्रो करवाया। सेपरेटली वो देखो लार्वा तो बन रहे थे, लेकिन वो नॉर्मली जितने हाइट के है ना, जितने बड़े होने चाहिए थे वैसे नहीं थे, ठीक है। तो इससे इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने 3 चीजें जो थी वो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के लिए ड्रॉ करी। पहला उन्होंने क्या बोला, दैट इट्स डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी of an isolated blastomere is greater than its prospective fate। ठीक है, अगर नॉर्मल भाषा में मैं आपको इसकी समझाऊं ये कि इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने बोला कि किसी भी एक सेल की जो किस्मत है ना,
किस्मत वो बहुत छोटी है उसके पोटेंशियल के आगे। ठीक है, जैसे हम लोग हैं, ठीक है, अगर आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड वैसा रहा होगा तो बोलते हैं ना कि टीचर का बेटा टीचर ही बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है ना। आपकी फेट, आपकी किस्मत थोड़ी डिसाइड करती कि आप क्या बनोगे, आपका पोटेंशियल डिसाइड करता है कि आप क्या बनोगे। तो पहली जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के लिए उन्होंने ड्रॉ किया था कि कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि एक सेल की जो फेट होती है उससे कहीं ज्यादा बड़ी होती है उसकी पोटेंसी, उसका पोटेंशियल, कि वो क्या पोटेंशियल रखता है, क्या वो एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है या नहीं बना सकता है। ठीक है, तो पोटेंसी जो है वो ज्यादा बड़ी होती है एज कंपेयर टू फेट, किस्मत से ज्यादा बड़ी होती है पोटेंसी। ऐसा कहा था कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के बारे में उन्होंने। दूसरा जो उन्होंने डराइव किया, दैट इज Darius experiment implied that cell interaction is critical for normal development। अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद उनको ये समझ में आया कि जब ये चारों सेल्स एक साथ काम कर रहे थे ना, तो बना तो नॉर्मल लार्वा था, लेकिन वो साइज में भी बिल्कुल भरपूर था, है ना। तो यानी कि अगर ये साइज में बिल्कुल इससे नॉर्मल नहीं बन पा रहे हैं, है ना, इसके जैसा नहीं अगर ये बन पा रहे, दैट मीन्स कि इनकी इंटरेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में सेल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तीसरी चीज जो उन्होंने बताई, तीसरा कंक्लूजन जो उनका था, दैट इज Darius concluded that the fate of a nucleus depended solely on its location in the embryo। कि न्यूक्लियस की जो फेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि वो एम्ब्रियो के कहां, किस रीजन में प्रेजेंट है। अब जैसे कि हमने पीछे एक्सपेरिमेंट में देखा था, उन्होंने क्या किया था कि बैक वाले हिस्से से सेल निकाले और कहां डाल दिए, बैली वाले हिस्से में। अब एम्ब्रियो के अंदर जो न्यूक्लियस है उसकी फेट जो है वो किसके बेसिस पे डिसाइड हो रही है कि इसकी पोजीशन कहां पे है। अगर वो डॉर्सल वाली साइड पे था तो बैक बना रहा था, अब अगर वो बैली वाली साइड पे तो क्या बना रहा है, बैली सेल्स बना रहा है। तो ये पोजीशन से डिसाइड होता है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में। क्लियर होगी बात। तो ये 3 कंक्लूजन उन्होंने ड्रॉ किए थे इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, राइट। चलिए अब तीसरे टाइप की स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, सिंथेटिकल स्पेसिफिकेशन। ठीक है, इसको कैसे याद रखना है, देखो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर सुना है ना नाम, ड्रोसोफिला, उसमें जो स्पेसिफिकेशन देखी जाती है वो सिंथेटिकल होती है। ठीक है, कैसे होती है ये देखते हैं। ये बोलता है अ थर्ड मोड ऑफ स्पेशलाइजेशन यूजेस एलिमेंट्स ऑफ बोथ ऑटोनॉमस एंड कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। तो ये एक तीसरे टाइप की स्पेसिफिकेशन है जो कुछ हद तक ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन के एलिमेंट्स को भी फॉलो करती है और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के एलिमेंट्स को भी फॉलो करती है। ठीक है, तो दोनों के जब एलिमेंट्स कुछ कुछ कहीं कहीं पे फॉलो हो रहे हैं तो उसको हम कहते हैं थर्ड मोड ऑफ स्पेसिफिकेशन, दैट इज सिंथेटिकल स्पेसिफिकेशन। क्या हुआ, इसको डायग्राम के थ्रू समझो। एक एग था, ठीक है, ये ड्रोसोफिला का एग है, फर्टिलाइजेशन हुई, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन चालू हो गई। ठीक है, लेकिन इसमें सेल डिवाइड करने के बजाय अंदर न्यूक्लियस डिवाइड करने हैं। ठीक है, साइकिल 3 तक देखो इतने न्यूक्लियस जो है वो डिवीजन हो चुकी है। साइकिल 7 तक देखो कितने सारे न्यूक्लियस अंदर बन चुके हैं। अब क्या हुआ, साइकिल 7 के बाद न्यूक्लियर माइग्रेशन टुवर्ड कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स रीजन की तरफ को माइग्रेशन न्यूक्लियस का शुरू हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे क्या बन गए, पोल सेल्स भी बन गए। अब इंटरफेस 10 में क्या हो गया, इस तरह से अलाइनमेंट पूरी कॉर्टेक्स के आसपास न्यूक्लियस की हो चुकी है। अब क्या होगा, 4 डिवीजन एट एम्ब्रियो कॉर्टेक्स, और साइकिल 13 में आप देखो तो कॉर्टेक्स रीजन पे भी बहुत सारे डिवीजन जो है वो हो चुकी है ना। 4 डिवीजन हुई है एम्ब्रियो कॉर्टेक्स पे, जिससे पोल सेल्स भी डिवाइड कर चुके हैं और जो कॉर्टेक्स के साथ लगे हुए सेल न्यूक्लियस था वो भी डिवाइड कर चुका है। ठीक है, अब यहां पे देखो ये सारे न्यूक्लियस ही हैं। ठीक है, पोल सेल्स और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे न्यूक्लियस हैं। अब क्या हुआ, इंडिविजुअल सेल फॉर्म, जैसे ही इंटरफेस 14 आएगा, अब क्या हुआ, इन न्यूक्लियस के आसपास में न्यूक्लियर एनवेलप बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सेल्स जो है वो फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जितने न्यूक्लियस थे ये एक इंडिविजुअल सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और एट लास्ट ये सेलुलर ब्लास्टोडम कुछ इस तरह से बन करके बाहर आएगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन जब हुई थी, न्यूक्लियर डिवीजन चल रहा था, तब तक हम इसको क्या कहते हैं, सिंथेटिकल प्री ब्लास्टोडम। अब क्या हुआ,
न्यूक्लियस जो थे वो माइग्रेट करके कॉर्टेक्स रीजन की तरफ पे। अब हम इसको क्या बोल रहे हैं, सिंसिटिकल ब्लास्टोडर्म। ठीक है, ब्लास्टोडर्म बनने के बाद अब सेल बनना शुरू हुए ना, इंडिविजुअल सेल्स बन रही है, हर कोई न्यूक्लियस जो है वो एक सेल बन रहा है, उसको हम कहेंगे सेलुलर ब्लास्टोडर्म। ठीक है, सेलुलर ब्लास्टोडर्म बन करके आपके पास तैयार है। अब ये बोल रहा है कि जो साइटोप्लाज्म है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं ना, जैसे ये है साइटोप्लाज्म, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, इसको हम कहते हैं सिंसिटियम। ठीक है, अब ये क्या बोलता है, एंड द स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रीजम्पटिव सेल्स विद इन अ सिंसिटियम इज सिंसिटिकल स्पेसिफिकेशन। तो ये सिंसिटियम में जो स्पेसिफिकेशन चल रही है, जो ये डिवीजन चल रही है न्यूक्लियस की, इसको आप क्या कहते हैं, सिंसिटिकल स्पेसिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो कंडीशनल में और ऑटोनॉमस में दोनों में हर जगह पे सेल भी डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, जैसे ये है सेल, ये सेल है ना, तो वहां पे अगर दो न्यूक्लियस बन रहे थे तो फिर सेल डिवीजन हो रही थी, जिससे दो सेल्स भी बन रहे थे, फिर क्या हो रहे थे, न्यूक्लियर डिवीजन हो रही थी, फिर उसके बाद सेल्स भी डिवीजन हो रही थी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन पहले हो जा रही है, उसके बाद सेलुलर डिवीजन हो रही है। क्लियर है बात? सो ड्यूरिंग द फ्लाइज अर्ली क्लीवेज स्टेजेस न्यूक्लियर डिवाइड थ्रू 13 साइकिल्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी साइटोप्लाज्मिक क्लीवेज। तो 13 सेल साइकिल्स तक डिवीजन चलती है यहाँ पे ड्रोसोफिला में, और उस टाइम तक सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा होता, कोई भी साइटोप्लाज्मिक क्लीवेज नहीं होती है। दिस डिवीजन क्रिएट्स एन एम्ब्रियो ऑफ मैनी न्यूक्लियाई कंटेन्ड विद इन वन शेयर्ड साइटोप्लाज्म सराउंडिंग बाय वन कॉमन सेल मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एज सिंसिटिकल ब्लास्टोडर्म। तो यहाँ पे ऐसी जो डिवीजन होती है एम्ब्रियो में, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं और एक ही साइटोप्लाज्म है। देखो एक ही साइटोप्लाज्म है और बहुत सारा न्यूक्लियस अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, ये कॉमन सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ। ऐसी जो ब्लास्टोडर्म है, ऐसा जो डिवीजन है, उसको हम कहते हैं सिंसिटिकल ब्लास्टोडर्म। क्लियर है बात? जिसमें सेल्स अभी तक डिवाइड नहीं हुए हैं लेकिन न्यूक्लियस अंदर डिवाइड हो चुका है, बहुत सारे न्यूक्लियस बन चुके हैं। तो ऐसी स्पेसिफिकेशन आपको ड्रोसोफिला में देखने को मिलती है। अब यहाँ पे जो फेट्स है ना, वो कैसे डिफाइन होती हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से। ठीक है, बेसिकली ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं ये क्या हैं, मोर्फोजेंस। ठीक है, अभी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में वैसे तो डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ग्रेडियंट्स कैसे ड्रोसोफिला में स्पेसिफाई करते हैं कि कहाँ हेड बनेगा, कहाँ टेल बनेगा। ठीक है, चलो एंटीरियर मोस्ट पोर्शन। अब देखो यहाँ पे टर्म यूज कर ली क्या, एंटीरियर मोस्ट। अब पिछले लेक्चर में आपको ऑलरेडी एक्सेस का ज्ञान मैंने दिया था, है ना, कि अलग अलग एक्सेस होती हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी के लिए ले लो, ह्यूमन बॉडी का एंटीरियर मोस्ट पोर्शन हेड वाला पोर्शन है ना, और पांव वाला जो पोर्शन होगा उसको आप क्या बोलोगे, पोस्टीरियर पोर्शन। जो बैक है आपकी, जहां पे आपकी पीठ है, वो आपका डोर्सल पोर्शन, जहां पे आपकी बैली है, आपका पेट है, वो आपका वेंट्रल पोर्शन। इन एक्सेस को याद रखना है। अगर नहीं रखा है, पिछला लेक्चर देखो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से पहले पिछला लेक्चर देखो, उसके बाद आगे बढ़ो। एक्सिस याद रखना क्योंकि इसी तरह की टर्म्स यूज होंगी अब, राइट। चलो, एंटीरियर मोस्ट पोर्शन ऑफ ड्रोसोफिला एम्ब्रियो produces a transcription factor called bicoid with a concentration of both mRNA and proteins that is highest in the anterior and declines towards the posterior। ये बोलता है कि जो एंटीरियर मोस्ट पोर्शन होगा ना ड्रोसोफिला का, अब वो एंटीरियर मोस्ट कैसे बना, कैसे पता चलेगा। अब इस एग में तो कहीं नहीं पता चल रहा ना कि कहाँ हेड बनेगा, टेल बनेगा। तो ये बोल रहे जहां पे बाइकोइड की मात्रा, बाइकोइड क्या है, mRNA। ठीक है, ये मैटरनल होते हैं, ये आप मदर से आते हैं उनके बॉडी में। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, ये ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, बने होते हैं। अब इनकी मात्रा, जो बाइकोइड वाला mRNA होगा, प्रोटीन्स होंगी, इनकी मात्रा किसी एक एंड पे ज्यादा होगी। जिस एंड पे ज्यादा होगी वो आपका एंटीरियर वाला पोर्शन बनेगा, यहां देखो। ठीक है, तो ये रेड वाला जो है वो आपके पास क्या है, ग्रेडियंट ऑफ बाइकोइड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में इस वाली साइड पे बाइकोइड की डिपोजिशन ज्यादा है, यानी कि ये वाला बनेगा एंटीरियर पोर्शन। जिस साइड पे इसकी कम होगी वो वाला पोस्टीरियर एंड होगा, और पोस्टीरियर एंड पे कॉर्डल
ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होता है उसकी मात्रा ज्यादा होती है। क्लियर होगी बात? बाइकोइड mRNA is tethered to the end of egg that will become the future anterior portion of the embryo। तो बाइकोइड जिस साइड ज्यादा होगा वही फ्यूचर एंटीरियर पोर्शन बनेगा एम्ब्रियो का। ठीक है, पोस्टीरियर वाली साइड पे क्या है, कॉडल जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसकी मात्रा ज्यादा है, इसलिए वहां पे कौन सा साइड बनेगा, पोस्टीरियर साइड बनेगा। अब ये बोल रहे जो बाइकोइड और कॉडल है ना, एक्चुअली में वो क्या है, मॉर्फोजेंस हैं। मॉर्फोजेंस जो होते हैं ना वो बेसिकली ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं जो ग्रेडियंट्स के बेसिस पे स्पेसिफाई करते हैं फेट ऑफ सेल, कि यहाँ पे ऐसे वाले सेल बनेंगे जो आगे चल के हेड बनाएंगे, यहाँ पे ऐसे वाले सेल बनेंगे जो टेल बनाएंगे, है ना, यहाँ पे ऐसे वाले सेल बनेंगे जो उसका एब्डोमेन या फिर थोरैक्स पोर्शन बनाएंगे। तो मॉर्फोजेंस होते हैं। इसके बारे में आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, तो घबराइए मत। ठीक है, न्यूक्लियाई इन रीजन्स कंटेनिंग हाई अमाउंट ऑफ बाइकोइड एंड लिटिल कॉडल आर इंस्ट्रक्टेड टू एक्टिव द जीन्स दैट प्रोड्यूसेस द हेड। अब ये बोल रहा है कि ऐसा न्यूक्लियाई रीजन, ठीक है, जहां पे बाइकोइड की मात्रा ज्यादा है, अब ऐसे वाले न्यूक्लियस क्या करेंगे, ऐसी जीन्स को एक्टिवेट करेंगे जो इस एंटीरियर पोर्शन पे क्या बनाएंगी, हेड फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, और बोल रहा है ऐसा रीजन जहां पे बाइकोइड कम है या है ही नहीं और बहुत सारा प्लेंटी ऑफ कॉडल पड़ा हुआ है, वहां वाले जो न्यूक्लियस होंगे वो ऐसी जीन्स को एक्टिवेट करेंगे जो एब्डोमेन या फिर टेल स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, यानी कि पोस्टीरियर वाली साइड पे क्या बनेगी, टेल बनेगी। ठीक है, और ऐसा रीजन विद कंसंट्रेशन इन बिटवीन टू एक्सट्रीम्स रिजल्ट इन द थोरैक्स फेट। अब देखो दोनों एंड्स पे एक्सट्रीम कंसंट्रेशन पाई जा रही है, यहाँ पे बाइकोइड की एक्सट्रीम है, यहाँ पे कॉडल की एक्सट्रीम है, लेकिन बीच में कहीं पे इनकी जो मिक्स्ड कंसंट्रेशन है ना वो पाई जाएगी। यहाँ पे इस एंड पे एक्सट्रीम कॉडल है, यहाँ पे इस एंड पे एक्सट्रीम जो है वो बाइकोइड है, बीच में इनकी मिक्स्ड जहां पे पाई जाएगी वो थोरैक्स और एब्डोमेन रीजन आपका बन जाएगा। क्लियर होगी बात? क्लियर है बात? ठीक है, तो इस तरह से सिंथेटिकल स्पेसिफिकेशन काम करती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर कौन सा mRNA पड़ा हुआ वही आपकी फेट डिसाइड कर रहा है, जिनको आप ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बोल रहे हो या फिर आप मॉर्फोजेंस बोल दो। क्लियर हो गई बात? तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा, अच्छा लगा होगा। और भी लेक्चर्स जो हैं वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप सारे के सारे लेक्चर्स वहां से कवर अप करते रहो, साथ साथ में हमारे जो है वो रिवीजन भी करते रहो। अभी इसके बाद आपको एक सेल बायोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है, जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि बायोकेशन एकेडमी के पास एक परमानेंट बैच है जिसमें हम लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस देते हैं। ठीक है, डेली प्रैक्टिस पेपर्स प्रोवाइड करते हैं, यूनिट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, स्ट्रक्चर्ड नोट्स आपको देते हैं, प्लस टेस्ट सीरीज भी आपको देते हैं। ठीक है, और अगर आपको इन चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप क्या नहीं कर पा रहे, शेड्यूल या स्ट्रेटेजी डिजाइन नहीं कर पा रहे हो, उसमें भी हम आपकी हेल्प करते हैं। आपको इस बैच में डेली टास्क मैनेजर मिलता है जिसमें आपको डेली टास्क असाइन किए जाते हैं, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, और लाइफ टाइम एक्सेस आपको इस बैच से मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज दे करके। और भी अगर आप जानकारी जो है वो अदर बैचेस के बारे में या इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स हैं इन पे आप कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको पूरा का पूरा गाइडेंस जो है वो दे देगी। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।